हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के ऊपर चर्चा करेंगे जो माना जाता है कि इस शताब्दी में जितनी भी बेहतरीन किताबें लिखी गई है, जो लोगों को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, लोगों को अवसाद मुक्ति की लिखी किताबें हैं, उनमें सबसे बेहतरीन 10 किताबों में से शिरोमणि पुस्तक जो मानी जाती है वो विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग मानी जाती है। इसका आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज इस किताब की चर्चा मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ। आज इस किताब की चर्चा का मुख्य कारण ये है कि जैसे कोविड का जो सेकंड वेव का फेज चल रहा है, तो लगभग 1.5 साल से बहुत से ऐसे समाज के वर्ग हैं जो घरों में बैठे हैं। घर उनके लिए एक तरह से कैद बन गया है। वैसे में जो सपने उन्होंने संजोए थे अपने भविष्य के बारे में, या उन्होंने जो जो अपनी आकांक्षाएं रखी थी, या हम आगे जाके हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो एक ऐसा समय, एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम से भी गुजरे हैं जब उनको ऐसे लगने लगा कि शायद उनकी आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होगी। एक गहरा अवसाद, एक गहरा डिप्रेशन उनको घर कर गया है। और इससे ऐसा नहीं है कि केवल समाज का एक वर्ग ही इससे जो है प्रभावित रहा हो। स्टूडेंट से लेके, बिजनेसमैन से लेके, महिलाओं से लेके, बच्चों से लेके, हर समाज का व्यक्ति किसी न किसी रूप में कमोबेश तरीके से इस अवसाद, इस डिप्रेशन से ग्रसित रहा है। तो ये जो मैंने आपको किताब बताई है विक्टर फ्रैंकल की, विक्टर फ्रैंकल कौन है और ये किताब क्या है, इसके बारे में छोटा सा पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। इसमें 5-6 बातें जो काम की वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये बातें आज आप जिस अवस्था से निकल रहे हैं आपके काम आए, खास करके जब आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की या कुछ और भी कर रहे हैं, तो कुछ बातें ऐसी भी है जो इसमें आज भी उतनी की उतनी रेलेवेंट, उतनी की उतनी प्रासंगिक है। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रो जर्मन व्यक्ति हैं, यहूदी हैं, और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स, यहूदियों पर यात्रा के लिए जो यातना शिविर बनाए गए थे उनको कंसंट्रेशन कैंप्स कहा जाता था, जो उस समय के हिटलर की जो जर्मनी के जो तानाशाह है, हिटलर की नाजी पार्टी के हॉलोकॉस्ट नीति के तहत बनाए गए थे, जिनमें गैर जर्मन खासकर यहूदियों को बहुत यातनाएं दी गई, उनसे अथक परिश्रम करवाया गया, बहुत से लोगों को मार दिया गया। ऐसा माना जाता है कि करीबन 50 लाख लोग जो है इन यहूदी अत्याचार या हॉलोकॉस्ट कैंप में मारे गए थे। इन्हीं कैंप्स में एक ऑस्विट्ज नाम की जगह थी जो बहुत दुर्दांत जगह मानी जाती है, जहाँ पे हजारों लाखों लोग मारे गए थे कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर, जहाँ पे गैस के चैम्बर्स में डालकर उनको मार दिया जाता था। तो एक व्यक्ति है जो बेसिकली तो साइकोलॉजी का स्टूडेंट है, वो बाद में आगे जाके साइकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। वो गिरफ्तार हो जाता है और उसे उस कैंप में डाल दिया जाता है। वहाँ उस नार की अवस्था में वो 3 साल गुजारता है। 3 साल गुजारने के दौरान उसके ऊपर जो यातनाएं होती है, उस पर जो अत्याचार होते हैं, उसमें आप ये समझ लीजिए कि उसके परिवार के सारे सदस्यों को पकड़ लिया जाता है। उनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है, भाई की मृत्यु हो जाती है, इवन पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, अब वाइफ की डेथ हो जाती है, वो भी उसको मालूम नहीं। परिवार के कौन से सदस्य को कहाँ ले जाया जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं था। तो ये एक तरह की ऐसी अवस्था थी। अच्छा, 3 साल जब उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में निकाले तो वो किस तरह की मानसिक स्थितियों से गुजरते हैं और आसपास के लोगों को देखते हैं, उसको बेस बनाकर उन्होंने एक किताब लिखी जो कि 1946 में आई। और ये माना जाता है कि किसी भी प्रकार की जिजीविषा के लिए या अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व से लड़ने की जो व्यक्ति के अंदर जो उत्कंठा होती है, उस पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब मानी जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि विक्टर फ्रैंकल उन दर्दनाक घटनाओं से खुद निकले, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और आगे जाकर उन्होंने इससे संबंधित एक थेरेपी भी दी, साइकोथेरेपी भी दी, इसको लोगो थेरेपी भी कहा जाता है। तो उसकी 4-5 बातें हम आपको बताएंगे। विक्टर फ्रैंकल की किताब के बेसिकली 2 पार्ट है। पहले पार्ट में तो बताते हैं कि किस तरह से कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर, यात्रा शिविरों के अंदर 3 स्टेज से व्यक्ति निकलता है। पहला स्टेज क्या है, जैसे ही वो अपनी सामान्य जीवन से, वो जैसे ही उसके अंदर एंटर करते हैं, उन कैंप्स में आते हैं जिनकी चारों तरफ तारबंदियां बंधी हुई है, जानवरों की तरह उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उनको बड़ी भयानक दर्दनाक उनको सजाएं दी जाती है, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, सबको यातनाएं दी जाती है। तो जैसे ही उसके अंदर आते हैं तब उनको जो पहला स्टेज उनकी मानसिकता का आता है वो एक मेंटल ट्रॉमा का है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है, कहाँ होगा, क्या इसका भविष्य क्या होगा, कोई कुछ नहीं जाता। सेकेंड जो स्टेट आती है उसमें जो है, जो कैदी हैं वो उदास रहना स्टार्ट कर देते हैं। और तीसरा जो स्टेज जो है या तीसरा जो चरण है वो सबसे दर्दनाक है, विक्टर फ्रैंकल करते हैं। इसमें जो प्रिजनर्स हैं, जो कैप्टिव्स हैं, उनकी इमोशनल डेथ हो जाती है, उनकी मानसिक, उनकी भावनात्मक मृत्यु हो जाती है।
तो वो तीनों के बारे में बताता है। पहली महत्वपूर्ण बात इस किताब के अंदर विक्टर फ्रैंकल करते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है, और जीवन का उद्देश्य चाहे वो अब देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये पता है कि उसके सामने लोग मर रहे हैं, उनके परिवार के लगभग सभी लोग मारे गए हैं और एक एक करके हर व्यक्ति मौत की आगोश में जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति भी कहता है कि हर व्यक्ति के जीवन का पर्पस है, हर व्यक्ति के जीवन का मीनिंग है, अर्थ है। हर एक व्यक्ति का जो जीवन है वो सौद्देश्यपूर्ण है, यानी उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, उसका कोई ना कोई अर्थ है, वो किसी न किसी रूप में है। और ऐसा नहीं है जैसा हम अक्सर कई बार पूछते हैं कि हम अपने आप से पूछते हैं कि हम इस जीवन में क्यों आए, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, अगर हम नहीं भी आते तो क्या फर्क पड़ जाता। वो इसके बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं। वो कहते हैं आपको खुद से नहीं पूछना है कि आपके जीवन का क्या अर्थ है, जीवन स्वयं आपसे पूछेगा कि आपका कुछ अर्थ है। आप इस दुनिया में आए हैं तो आप किसी न किसी पर्पस के लिए आए हैं, और जीवन आपको स्वयं बताएगा कि आपका ये काम है और आपको ये करना है। तो अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं, हमें तो कभी पता ही नहीं लगा कि जीवन ने हमसे प्रश्न किया है। तो उसके लिए विक्टर फ्रैंकल एक शब्द यूज करते हैं जिसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया, सुपर मीनिंग। सुपर मीनिंग का मतलब ऐसी चीज जो अतीन्द्रिय। कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं जनरल मीनिंग जो मनुष्य अपनी बुद्धि से उस चीज को समझ नहीं पाता है कि जीवन उनसे क्या मांग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का, चाहे वो कितनी भयानक स्थिति में हो, मौत के कितना भी नजदीक हो, उसके जीवन का कोई ना कोई अर्थ होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अर्थपूर्वक होकर ही दुनिया में आया है। अब डॉक्टर फ्रैंकल ये कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन, उसके जीवन का क्या अर्थ है, उसको जानने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, जो भी आप काम कर रहे हो आप मान के चलो इसका कोई ना कोई मीनिंग है। उसका मीनिंग का मतलब है जैसे आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन एग्जाम्स की, तो आपको ये इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आपके जीवन का मीनिंग ये है कि आगे जाकर आप सिविल सर्वेंट बने, आगे जाकर आप जो है लोक सेवक बने और लोगों की सेवा करें, अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें। अभी आपको ये फीलिंग लानी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन का अर्थ है। वरना क्या होगा, आपको काम करने से वितृष्णा हो जाएगी, जिससे आपको बचना है। कहने का मतलब ये है कि फ्रैंकल ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने वर्तमान में रहते हुए अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ में अपने आप को खपा लेना चाहिए और अपने जीवन में मिला हुआ एक एक क्षण को अर्थपूर्वक समझते हुए काम करना चाहिए। तो पहला तरीका मीनिंग ढूंढने का ये है। दूसरा तरीका मीनिंग ढूंढने का, अर्थ ढूंढने का अपने जीवन है, वो है किसी भी अपने जीवन के अंदर आपके जो सदस्य हैं, आपके जीवन के सदस्य हैं, यानी लाइफ के जो मेंबर्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, जो भी हैं, उनके प्रति आपके अंदर प्रेम की असीम भावना होनी चाहिए। वो बोलते हैं कि जो लव है या जो अफेक्शन है वो सबसे पावरफुल टूल या सबसे पावरफुल वेपन है मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने का। वो इस बात को कोट भी करते हैं कि उन्होंने देखा यातना शिविर में ऐसे बहुत से लोग थे जो बहुत जल्दी मर गए, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में किसी भी जीवित व्यक्ति से किसी भी प्रकार की प्रेम की भावना का भान नहीं था। और ऐसे व्यक्ति जिंदा रह गए ज्यादा यातना प्राप्त करने के बावजूद भी, जिन्हें अपने जीवन में किसी न किसी तरह से प्रति प्रेम था, और वो उस प्रेम की बात को याद करके खुद विक्टर फ्रैंकल भी अपनी वाइफ को याद कर यातना शिविर से निकल जाते हैं और जिंदा लौटते हैं और पूरी जिजीविषा के साथ लौटते हैं। तो प्रेम सबसे बड़ा उपकरण है व्यक्ति में जिजीविषा लाने का, विक्टर फ्रैंकल कहते हैं। और तीसरा तरीका है जीवन में मीनिंग ढूंढने का। आपको जितनी दुख और तकलीफ मिलती है आप अपने आप को कीजिए, जितनी तकलीफ आपको मिलेगी उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन के अर्थ के उन्मुख होंगे, अपने जीवन के जो उद्देश्य की तरफ जाएंगे, अपने लाइफ की मीनिंग की तरफ। जितना ज्यादा पेन मिलेगा वो आपको उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। तो इन 3 तरीकों से किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में अर्थ को ढूंढकर अपने आप को खपा लेना चाहिए, अपने जीवन का डेड एंड नहीं मानना चाहिए। ये बात विक्टर फ्रैंकल अपनी इस किताब में कहते हैं। आगे जाके फ्रैंकल ये कहते हैं कि आपको अपने जीवन में जो भी उद्देश्य उनको प्राप्त करने के 2 तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो बहुत से लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मैं इसका एक उदाहरण लेके आपको बता रहा हूँ। तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और आपको सक्सेस जब मिलेगी तो उस सक्सेस को सुनकर उस व्यक्ति जो जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उनको कितनी खुशी मिलेगी, उसका चेहरा याद रखकर आप अपनी पूरी ऊर्जा अपने ध्येय के लिए, ध्येय मतलब आपने जो प्रक्रिया बनाई है उसमें लगा दीजिए। आप डेस्टिनेशन पे ध्यान मत रखिए, हर वक्त उस व्यक्ति का चेहरा आपके माइंड में होना चाहिए। तो एक तरीका ये है आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण। दूसरा तरीका ये है, ऐसा व्यक्ति आपके लिए, एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपने जब तैयारी स्टार्ट करी, आपने जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी स्टार्ट किया, कुछ आपने और भी काम स्टार्ट किया, जिन लोगों ने आपको नकारा था, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था, खारिज किया था कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, उस व्यक्ति का चेहरा याद कीजिए
और वो जैसे ही उस व्यक्ति का आप चेहरा याद करोगे तो आपको तकलीफ होगी, दुख होगी, तो उतना ज्यादा आप जो है अपने अंदर ऊर्जा ला पाएंगे कि उस व्यक्ति को बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। आप अपने जीवन में अर्थ ढूंढिए, अपनी सफलता के उन्मुख होइए। तो वही बात विक्टर फ्रैंकल भी कहते हैं कि आप अपने जीवन से निराशा मत, अपने जीवन को नैराश्यपूर्ण मत बनाइए, उसकी ओर उन्मुख होइए। और इसी को वो लोगोथेरेपी भी बोलते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लाइफ मिली है। देखिए अभी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और ये किताब में आपसे क्यों चर्चा कर रहा हूँ। एक जब हमें अवसाद घिर गया था, हम 1.5 साल से 2 साल से घरों में पड़े हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा जीवन कहाँ आगे जाएगा। वैसे में हमें बहुत सी जीवन का चीजों का कद्र नहीं था, लेकिन अब हमें उस चीज की कद्र है। जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो थी वो यूनिवर्सली सबको मिली, लेकिन इसकी किसी को कद्र नहीं थी। साफ पानी, साफ हवा, सांस लेना, ये जो चीजें हैं जो लाइफ में हम इसको कोई भी वैल्यू नहीं करते हैं। ये चीजें पहले भी थी लेकिन हम कभी वैल्यू नहीं करते, हम उसको कभी सोचते नहीं कि ये जो चीजें हमें मिली है इसका जीवन में क्या अर्थ है। लेकिन जैसे इसका अभाव होते हैं हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा जीवन उन परिस्थितियों के बजाय कितना ज्यादा सुखद है। ये सब चीजें हमें मुफ्त में और असीम संख्या में हमें उपलब्ध है। तो लोगोथेरेपी भी ये कहती है कि जीवन कभी भी समाप्त नहीं होता, जीवन की गति कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। आपका जो जीवन है वो स्वयं आपको बताएगा कि आपकी जीवन की गति किस दिशा में, किस उन्मुख होनी चाहिए, और इसी को वो लोगोथेरेपी कहते हैं। एक बात और भी कहते हैं विक्टर फ्रैंकल कि हर व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति का समय अपने आप में यूनिक होता है, और वो जो जगह या जो स्थान उसको मिलता है वो उसको अपनी चॉइसेस के माध्यम से, उसके विकल्पों के माध्यम से मिलता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर या किसी समूह के ऊपर कभी भी आप ओवर जनरलाइज होकर अपनी चीजों को मत थोपिए। जिन लोगों ने यातना शिविर बनाए थे वो भी व्यक्ति थे, जो व्यक्ति उसके अंदर अपने ईश्वर का नाम लेकर उसके अंदर घुसे वो भी व्यक्ति थे। दोनों व्यक्ति हैं, दोनों मानव हैं, लेकिन दोनों जो है वो अपने आप में एक दूसरे से पोलर ऑपोजिट हैं। तो आप ये कहते हो कि एक लोगों का समूह खराब है, एक लोगों का समूह अच्छा है, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। व्यक्ति का जीवन नितांत व्यक्तिगत होता है, उसका समय नितांत व्यक्तिगत होता है। विक्टर फ्रैंकल नीत्शे को कोट करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि उसे क्यों जीना है, तो वो जान पाएगा उसे कैसे जीना है। आपको किसी भी पल में, किसी भी क्षण में अपने जीवन से निराश नहीं होना है। हो सकता है कि आपको जो चीजें भी नजर आ रही हो वो, जैसे मैंने वर्ड भी पहले यूज किया था जिसके लिए वो वर्ड यूज करता है, सुपर मीनिंग। वो सुपर मीनिंग कई बार मनुष्य की बुद्धि धोखा खा जाती है, उन चीजों को समझ नहीं पाती है जो विधाता ने आपके लिए रचा हुआ है। एक बात वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये देखा, उन्होंने एक इनका एम्पेरिकल जो सर्वे वो ये था कि जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में जो कैदी थे, उन कैदियों में सर्वाधिक लोग 1944 और 45 में मारे गए, जबकि जो ये यातना शिविर 1939-40 में इस्टेब्लिश हो गए थे। उन लोगों में, मरने वालों में सबसे अंत में ज्यादा इसलिए लोग मरे जिनको ये उम्मीद थी कि वो 1944 तक आजाद हो जाएंगे। एक डेट उन्होंने बना ली थी कि तब के बाद इनको आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन किसी तरह से उनकी जो कैद है वो 6 महीने साल भर बढ़ जाती है। इसी से उनका जो हृदय है वो भग्न हो जाता है और बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उसको इमोशनल डेथ भी कहते हैं। इस इमोशनल डेथ से, इस भावनात्मक मृत्यु से बचना चाहिए। इसका कारण ये है कि विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमने एक डेडलाइन बना दी, हमने हमारी सफलता को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तय कर दिया कि ये चीज हमें मिलनी चाहिए। और जब आप अपनी सफलता को ध्येय बना लेते हैं तो आपको आपकी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता का मतलब कंपटीशन एग्जाम में सफल होना मात्र नहीं है। वो सफलता के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो हैप्पीनेस है। वो बोलते हैं हैप्पीनेस आपका सक्सेस है। आपको सक्सेसफुल कब माना जाएगा? जब आप हैप्पीनेस को, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेंगे। और सक्सेसफुल और हैप्पीनेस जो है, सक्सेसफुलनेस और हैप्पीनेस जो है आपको एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगी, ना कि एज ए एंड मिलेगी। यानी अगर आप उसको लक्ष्य बना लोगे तो आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। अगर आप प्रसन्नता के पीछे भागोगे तो प्रसन्नता आपको नहीं मिलने वाली, वो आपको एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगी जब आप प्रक्रिया में अपना मन लगा लोगे। जब, जैसे गीता में भी कहा गया कि निष्काम कर्म कीजिए, आपने जो काम करना है केवल उस पद्धति पर, उस मेथड पर अपना अगर ध्यान लगाओगे तो आपको एज ए बाय प्रोडक्ट सक्सेस भी मिलेगी और हैप्पीनेस भी मिलेगी। यही चीज कंपटीशन एग्जाम देने वालों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर ये सोचते हैं कि फला टाइम में आप ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, उसको एक बार बिल्कुल धुंधला कर दीजिए। अभी आपको क्या करना है, उसमें आपका क्या जो रोल रहता है उसमें आप मीनिंग ढूंढिए। आपको 4 दिन में एक किताब पढ़नी है, 5 दिन में इतने नोट्स बनाने हैं, आप केवल अभी उस पर फोकस कीजिए। आप अगर प्रोसेस पर फोकस करोगे तो एम अपने आप आपको अचीव हो जाएगा। अगर आप एम पर ध्यान रखोगे तो आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाओगे और फिर दोनों नहीं मिलेंगे आपको। एक बात फ्रैंकल ये भी कहते हैं कि हम जब ये नैराश्यपूर्ण माहौल चल रहा होता है तो हमें हर व्यक्ति जो है वो
नजर आता है कि वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति गलत है। ऐसा नहीं होता। वो बोलता है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है और इसलिए आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। बुरे लोगों के समूह में आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे और अच्छे लोगों के समूह में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके जीवन पथ से आपको डिरेल कर लें। तो कभी भी इस तरह का ओवर जनरलाइज एटीट्यूड आपको नहीं रखना चाहिए। एक बात फ्रैंकली कहते हैं कि सेल्फ ट्रांसेंडेंस इज द ओनली वे टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को भूलकर हर वो कार्य करेगा जो उसको लगता है कि लाइफ ने उसको जिसका पर्पस दिया है, तो उसको अपना आत्म जो ज्ञान है, उसका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपने आप हो जाएगा। बहुत अत्यधिक स्वार्थी होकर और अपने एम पर आप जो है ध्यान रखकर आगे बढ़ेंगे तो आप कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो सार क्या है? सार ये है कि आपको जितनी ज़्यादा तकलीफें मिल रही है, आपको जितना ज़्यादा अवसाद घेर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन के अर्थ को प्राप्त करने वाले हैं। जैसा हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि जितना आपको तीर अगर धनुष पे चला के चलना है तो प्रत्यंचा को जितना पीछे खींचेंगे तीर उतना ही आगे जाएगा। जितना ज़्यादा आप पर दुविधाएं आ रही है, जितनी आपको आधी व्याधि घेर रही है, जितना आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, आप मान के चलिए कि अच्छे दिन आपके लिए आगे तैयार हैं और वही आपके जीवन का अर्थ है। इसलिए निराशा के माहौल से बाहर आइए। ये किताब मैंने इन दिनों वापस पढ़ी और आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस नकारात्मक माहौल से निकलने के लिए हो सकता है 4 बातें ऐसे भी हो जो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव थॉट्स को इनफिल करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।